बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माइंड समिट में जो 1 वर्ष पूर्ण हुआ है सरकार का, इस पर आज हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं और एक कंक्लूड सेशन की तरफ हम अपने इस पूरे सत्र को ले जा रहे हैं। इस 1 वर्ष के दौरान बहुत सी उपलब्धियां रहीं, लेकिन रिसेंटली अभी आपने अपने डिपार्टमेंट में एक बात कहा है कि आप जो भी सही करते हैं वो ज़मीन पर सही होना भी चाहिए, और कुछ नई टेक्निक्स का आपने इंट्रोडक्शन किया है आप विभाग में। वो ज़रा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो है आपका माइक। देखिए, जो विभाग मेरे पास है स्वाभाविक रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य उसका माना जाता है, लेकिन जब मुझे उस विभाग की जिम्मेदारी मिली तो मैंने पहली ही बैठक में अपने अधिकारियों के साथ में कहा था कि विभाग की टैगलाइन हमको तय करना होगी, और वो टैगलाइन होगी लोक निर्माण से लोक कल्याण। हम जो कार्य करते हैं, विभाग जो कार्य करता है, वो एक तरह से लोक कल्याण के कार्य हैं, लेकिन उन कार्यों को लोक कल्याण के कार्यों के रूप में स्वीकार करने में विभाग के अधिकारियों के भीतर ही हिचक थी, संकोच था। शायद उसके पीछे प्रशंसा से ज़्यादा आलोचना का डर था। लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए, हम आलोचना से ना तो बच सकते हैं ना ही डर सकते हैं। जो काम हमारे पास है, जो जिम्मेदारी हमारे पास में, इसमें आलोचना स्वाभाविक है, लेकिन आलोचनाओं से ही हमें सीखना है और रास्ता निकालना है। और इसलिए पहली उस बैठक में ही मैंने कई सारी विषयों को लेकर तय किया था, और मैंने साफ किया था कि हम सबको इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ना होगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाला विभाग के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हमारी छवि क्या है? अगर हमारी छवि अच्छी नहीं है तो उसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और इसलिए पहले दिन भी मैंने कहा था, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर हम गलत नहीं हैं तो गलत दिखना भी नहीं चाहिए, और अगर हम कहीं गलत दिखाई दे रहे हैं तो हमें उसमें सुधार की आवश्यकता है। मतलब जो गलतियां हैं उसे खुलकर स्वीकार करें, और जो कर रहे हैं उसको खुलकर आप बोलें, ये आपका कहने का तात्पर्य है। होना चाहिए, मीटिंग्स में होना तो यही चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि तो अगर पालन हो रहा है, कहीं गलती है तो उसको स्वीकार करिए। और मैंने उनसे कहा है कि अगर कोई गलतियां आपसे हो रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरा साथ आपको चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन उस शर्त पर कि जब हम उन गलतियों से सीखते हुए गलती ना करने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और हम तय करेंगे कि वास्तव में हम लोक कल्याण के मार्ग पर आगे जा रहे हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मुझे खुशी है कि विभाग में मुझे कम से कम जो लगता है कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। देखिए, इतना बड़ा विभाग है, इतना बड़ा प्रदेश है, सड़कें बहुत हैं, तो गलतियों की गुंजाइश तो बहुत है। गलतियां अनजाने में हो तो उस पर विचार किया जा सकता है, उसको सुधार किया जा सकता है, लेकिन आप मानेंगे गलतियां जानबूझकर हो तो उसका हल केवल और केवल सजा है। आप मानेंगे, लेकिन एकदम से अगर अच्छी रोड्स के ऊपर आप आ जाएं तो वाह निकल पड़ता है, और अगर आह निकली हो तो तुरंत इस पर गालियां भी पड़ती हैं, या गालियों का इन सेंस की आलोचनाएं भी फ़ौरन इस पर होती हैं। एक और चीज़ है, संघर्षों से तो आपका पुराना नाता रहा है, पदयात्रा वाले भाई साहब, और कुदरत के संरक्षण के लिए आपके एक जो योजना है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं, जल मंदिर, बावड़ियों का संरक्षण। ज़रा बताइए, आज एक सस्टेनेबल सोर्सेज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस्तेमाल सारी दुनिया का एक सबसे बड़ा विषय है। ये आपने जो मुहिम शुरू की, इसमें प्रदेश को और अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, और उसको सिखाने के लिए कोई अलग से क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार में, अपने आसपास हम जो कुछ देखते हैं उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कुएं, ये तालाब, ये बावड़ियाँ, ये पेड़ों के बागीचे, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर कितने गंभीर थे, और किस तरह की सोच उनकी थी, और उसके लिए वो क्या क्या किया करते थे। और वहाँ कहीं पर भी सरकार बीच में नहीं होती थी, राजशाही हो तब भी इसके लिए समाज के बड़े बुजुर्ग ही मिलजुल कर किया करते थे।
और उन पद चिन्हों पर दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ती थी। तो मेरा मानना है आज भी कि हमें विकास के कार्य करते समय हमेशा इस बात की चिंता करना है कि ये विकास भविष्य में विनाश के रूप में सामने ना आए। विकास के इन कार्यों के साथ अपने पूर्वजों की सीख को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलेगा। मुझे याद है बचपन में मैं अपने मौसी के गांव में जाया करता था। रहली के पास एक पाटई नाम का गांव है। तो बचपन में जब जाते थे, कुआं था, उसको पनिया कुआं कहते थे। पूरा गांव उसका, कुएं और भी थे लेकिन उसका पानी बड़ा मीठा था और गांव का हर व्यक्ति उसका उपयोग करता था। हम लोग भी बचपन में नहाने भी जाते थे और पानी भी उसका पीते थे। उसी का पानी गाड़ियों में घर पे भी आता था। लेकिन बहुत समय के बाद, सालों के बाद, मैं सांसद जब बन गया, सांसद बनने के बाद शायद 2-1 साल के बाद में 2004 में मैं सांसद बना। 6 के आसपास जब मैं एक बार वहाँ गया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ मुझसे मिलने के लिए। मैं जैसे ही वो बाखर के यानी घर के सामने जब मैं पहुँचा तो मुझे घर के सामने एक हैंडपम्प लगा दिखाई दिया। तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये हैंडपम्प घर के सामने? तो हमारे जो कजिन थे उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे गांव में तहसील के सबसे ज़्यादा हैंडपम्प है, 30 हैंडपम्प यहाँ हैं, अभी और भी बनने वाले हैं। वो बड़े खुश होकर ये कह रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा हैंडपम्प गांव में, हमारे गांव में है, मेरे ध्यान में तुरंत आया कि पनिया कुआं। मुझे लगा कि वो शायद नहीं बचा होगा। तो मैंने कहा पनिया कुआं का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा वो तो सूख गो। अच्छा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कुआं सूख गया, महत्वपूर्ण ये था कि ये कहते हुए उनके चेहरे पर या गांव में किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। ये ज़्यादा खतरनाक। और मुझे उस दिन उसने चिंता में डाला और मुझे फिर वो विषय हमेशा भीतर से मथता रहा। मुझे लगा कि इस विषय पर कुछ करना चाहिए। और फिर मैंने उसके बाद एक जल रक्षा यात्रा की, लगभग अपने लोकसभा क्षेत्र में 19 दिन की जल रक्षा यात्रा थी, जिसमें गर्मी के दिनों में 9 तपा के समय हर दिन हम लोग 18 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते थे। जहाँ समापन होता था वहाँ कोई सूखा कुआं, तालाब, कोई बावड़ी, उसको ढूंढकर और माँ नर्मदा जी का जल जो एक रथ में हम लेकर चलते थे, उसमें गांव वालों के साथ समर्पित करते थे। और फिर ये कहते थे कि ये मानिए कि अब ये पवित्र हो गया है, हमारे पूर्वजों ने ये हमको सौंपा था, अब आने वाली पीढ़ियों को हमें इसको सौंपना है और उस रूप में हमें इसको लेकर आगे जाना है। तो इस तरह से कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती थी। कई बार बात आती थी। एक बार लोगों ने कहा कि साहब हमारे प्रयास से क्या होने वाला है। फिर उसके बाद मैंने अक्सर जब अपना उद्बोधन में देता था, अंत में एक बात मैं कहता था कि एक बार एक गांव में आग लगी। पूरा गांव उस आग को बुझाने के लिए पानी ले लेके दौड़ा। पास में एक नदी थी, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक कौवा और एक चिड़िया भी बैठे थे। हर कोई आग बुझा रहा था। चिड़िया ने देखा तो चिड़िया भी उड़ी, चोंच में पानी भरा नदी से और आग के ऊपर छोड़ दिया। फिर उड़ी, फिर छोड़ा, फिर उड़ी, फिर छोड़ा। वो लगातार कर रही थी। तो कौवा उसको एक करते हुए देख रहा था। कौवा ने व्यंग्य में उसको कहा कि क्यों रे चिड़िया, तुझे क्या लगता है तेरी एक चोंच की एक बूंद पानी से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच की एक बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वाह, क्या बात। तो मैं उनसे कहता था कि हमें अपने अपने हिस्से का योगदान देना चाहिए। और आज भी अपने विभाग में भी मेरा मानना है, इसलिए मैं बहुत सारे परिवर्तनों की तरफ प्रेरित कर रहा हूँ कि वो परिवर्तन है कि हमें ट्री कटिंग के बदले ट्री शिफ्टिंग पर जाना चाहिए। सड़कों के किनारे वाटर रिचार्ज बोर हमें बनाना चाहिए ताकि पानी रिचार्ज होकर ज़मीन के नीचे जाए। इस तरह से बहुत सारे प्रयोग हैं जिनकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो आज की तारीख में वैश्विक एक समस्या की तरफ, निदान की तरफ आपका एक बड़ा ही सार्थक कदम है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां इस प्रयास के लिए होना चाहिए। वाकई में एक प्रशंसनीय कार्य। एक और प्राउड मोमेंट आया जब, जिसका जिक्र आपने भी किया था अपने सोशल अकाउंट पर, कि लोकपथ ऐप का जिक्र केबीसी में हुआ है और इसकी प्रशंसा हुई है। आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी आ गई। तो ये क्या है, ज़रा इसके बारे में बताएं। क्योंकि ऐप तो बहुत सारे हैं, लोकपथ में ऐसा क्या है? मुस्कुराहट का कारण ये है कि जब मैंने इस ऐप के बारे में विभाग में अपनी दूसरी बैठक में चर्चा में कहा कि हमें इस ऐप को पर विचार करके बनाना चाहिए, इसको लॉन्च करना चाहिए, तो विभाग में कोई तैयार नहीं था, किसी की मानसिकता उसके लिए नहीं थी। लेकिन लगातार मैंने उसके लिए उनका सबका मानस बनाया। ये ऐप ऐसा है
कि अगर सड़क पे कहीं कोई गड्ढा है और कोई भी व्यक्ति उस ऐप को डाउनलोड कर ले अपने मोबाइल पर और उस ऐप से एक फ़ोटो खींचे उस गड्ढे की, और वो स्वाभाविक रूप से अपलोड होगी उस ऐप में, और चूँकि वो जियो टैग्ड फ़ोटो होगी तो सीधे वो संबंधित उस क्षेत्र का जो इंजीनियर है उसी के पास वो फ़ोटो जाएगी। उसकी जिम्मेदारी है कि 7 दिन के भीतर उस गड्ढे को भरे, और गड्ढे को भरने के बाद वो फ़ोटो वापस से अपलोड करे भरे हुए गड्ढे की। तो ये मान लिया जाएगा कि गड्ढा उसने 7 दिन के भीतर भरा, और अगर 7 दिन तक वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था, विभाग के लोगों के मन में बहुत डर था कि ये हम एक बैठे बैठाए एक मुसीबत ले लेंगे। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बातचीत की, उन्होंने भी इसके लिए कहा कि नहीं, हमें करना चाहिए। फिर हमने उस ऐप को लॉन्च किया, विधानसभा चल रही थी, फिर विधानसभा में मैंने उस ऐप के बारे में जानकारी दी, तो मैंने वहाँ कहा कि एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती है। आमतौर पर राजनीतिक लोग ऐसी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये जानते हुए कि मेरे लिए परेशानी का कारण बन सकता है, मैं इस चुनौती को इसलिए स्वीकार करना चाहता हूँ कि ताकि भविष्य में इसके माध्यम से हम अपने विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की जिम्मेदारी तो तय कर सकें, लेकिन उसके साथ साथ जनता को गड्ढों से राहत दे सकें, जो हमारी जिम्मेदारी है सरकार में होने के नाते। बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात। और वो ऐप हमने जब शुरू किया कुछ कठिनाइयाँ आई, 5 महीने हुए हैं अभी उसको, 95% से ज़्यादा उसका सक्सेस रेट है, और मुझे बेहद खुशी है कि 5 महीने में ही कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में अमिताभ बच्चन जी जैसे महानायक ने उस पर प्रश्न पूछा, और ये साबित करता है कि मध्य प्रदेश की सीमाओं से निकलकर वो केबीसी तक पहुंचा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी स्वीकार्यता लोगों में है और वो लोकप्रिय हुआ है, और मुझे लगता है कि मेरे विभाग के लोगों को उस पर सभी पर गर्व होता होगा, और जैसा मुझे है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत प्रसन्नता जाहिर की कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज इसकी लोकप्रियता इतनी है। और एक 2 ज़िलों का जिक्र मैं करूंगा, एक महाकौशल जहां के आप सच्चे बेटे हैं, भाई साहब के नाम से आपको वहाँ सब पुकारा करते हैं। तो एक तो महाकौशल में बहुत सालों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ उसी क्षेत्र से, उस क्षेत्र को बारीकी से समझता हूँ। आप देखें फ्लाईओवर का जिक्र वहाँ बार बार हुआ, तो ये कब चढ़ेगा, ये महाकौशल कब विकास का फ्लाईओवर चढ़ेगा, ये महाकौशल वासी बार बार पूछ रहे हैं अपने सपूत से। एक दूसरा, आपका प्रभार वाला ज़िला जहाँ भी इतना बड़ा आयोजन आप करके आ रहे हैं, लगातार आप सतत प्रयासरत हैं, इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा एक पॉइंट रहा है पहले जब कभी भी यहाँ निवेश की चर्चा आई। दोनों के बारे में बोलिए। देखिए, आज तो मैं मानता हूँ विभाग का मंत्री होने के नाते, लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते पूरा प्रदेश ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन 2004 में जब मैं पहली बार सांसद बना तो जबलपुर, एक दिन अखबार में एक बड़ी खबर छपी, जबलपुर एशिया का सबसे बड़ा गांव, और उसने मुझे बहुत भीतर से हिलाया, चुभ गया वो, चुभा मुझे वो। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मैं जबलपुर में 4 बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, लोकसभा में चुनकर भेजा, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि जबलपुर की जनता का इतना स्नेह मुझे मिला कि मैं देश का भारतीय जनता पार्टी का वो अकेला सांसद हूँ जिसकी 4 चुनाव में हर बार लीड बढ़ी है। बिल्कुल ये ऐसा और कहीं नहीं हुआ। तो उसके पीछे के जो कारण जनता का आशीर्वाद है, जिसे बड़ा गांव कहा जाता था, वहाँ जहाँ आज एयरपोर्ट बना है वहाँ गाय चरा करती थी। आज 423 करोड़ रुपए की लागत से फुल फ्लैश एयरपोर्ट वहाँ पर है। जहाँ कभी एयर सर्विस के बारे में सोचने में भी मजाक का विषय बनता था, आज कई शहरों के लिए वहाँ से हवाई सेवाएं हैं। आज वहाँ एयरपोर्ट है। आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर वहाँ पर, मध्य प्रदेश क्या कई राज्यों में नहीं होगा, लगभग 7 किलोमीटर लंबा इतना बड़ा फ्लाईओवर वहाँ पर बन रहा है, जिसमें केबल स्टे ब्रिज है जो देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है, और अलग तकनीक से वो बन रहा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड, यानी सेकेंड लार्जेस्ट रिंग रोड, वो जबलपुर में बन रही। देश की सबसे बड़ी रिंग रोड हैदराबाद में है। हैदराबाद की पॉपुलेशन लगभग शायद 1.5 से 2 करोड़ होगी जी। जबलपुर शहर की पॉपुलेशन लगभग 16 लाख है। हैदराबाद की रिंग रोड की लंबाई है 128 किलोमीटर और जबलपुर की रिंग रोड की लंबाई है 116 किलोमीटर, जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क भी होंगे,
एक आइकॉनिक ब्रिज भी होगा। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग में होगा वो जबलपुर में शीघ्र ही आने वाला है। रीजनल साइंस सेंटर वो जबलपुर में उसका निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होने वाला रोपवे जो जबलपुर में लगभग 12 से 13 किलोमीटर की लंबाई में होगा, उसकी घोषणा वहाँ पर हो चुकी है। एक नया नेशनल हाईवे और उसके अलावा फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट वहाँ पर आ चुका है। आईटी पार्क वहाँ पर आ चुका है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर आ चुका है। और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, 423 करोड़ रुपए से हमने एयरपोर्ट बनाया, लेकिन जबलपुर के रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बना रहे हैं 460 करोड़ रुपए से, जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग से भी कहीं ज़्यादा सुविधाजनक और बेहतर होगी। आपने एक बात चुभने का जिक्र किया, आपने कहा कि जहां गाय चरा करती थी वहां पर किस बड़ी लागत से आपने एयरपोर्ट खड़ा किया, लेकिन एक बात हमको भी चुभी, वहां की कैनोपी भी गिर गई, वहां उस पर बहुत सी बहस हुई, वो हमको भी चुभा। इसी तरीके से आपने रोड्स का जिक्र किया, रोड्स बड़ी अच्छी बनती, शानदार, लेकिन शहरों में रोड बनी और किसी उद्योगपति ने वहाँ पर अपने काम को लेकर परमिशन के साथ में गड्ढे खोदे और उसे उस स्थिति में नहीं छोड़ा जो रोड पहले थी। इसका क्या हल है? देखिए, गुणवत्ता और दूसरा तो आपने जिस कैनोपी अकाउंटेंसी की बात की है वो पहली बार, आमतौर पर ये होता है, दिल्ली में भी हुआ, ये नहीं होना चाहिए लेकिन कई बार होता है। पानी उसमें इकट्ठा हुआ और वो गिरा और उससे कोई जनहानि या बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन आप जिस दूसरे विषय का जिक्र कर रहे हैं, सड़कों के निर्माण को लेकर, मेरा मानना है कि सड़क निर्माण एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उसमें यदि विभाग के लोगों की मंशा इस बात को लेकर है कि इस सड़क को लेकर हमें लोग याद रखें कि हमने सड़क का निर्माण किया है, तो सड़क की गुणवत्ता पर, वहाँ की कार्यशैली में फर्क पड़ता है। लोक निर्माण से लोक कल्याण की टैगलाइन मैंने इसी सोच के साथ में दी है। और सड़कों की गुणवत्ता को लेकर अभी निविदा की शर्तों में हम बहुत सारे परिवर्तन करने जा रहे हैं। और उन परिवर्तनों के बाद मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर तारकोल की सड़क बनना है तो तारकोल हमने तय किया है कि भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तारकोल केवल और केवल इन्हीं से खरीदा जाएगा। निविदा की शर्तों में जो संशोधन हम करने जा रहे हैं, एक निश्चित दर के बाद उससे अधिक नीचे गिराकर कोई कॉन्ट्रैक्टर का रेट डालता है तो उसके अंतर का बैंक गारंटी नहीं ली जाएगी, बल्कि उससे उसके बदले में एफडीआर लिया जाएगा, ताकि अगर उसके सड़क के निर्माण में कोई 19-20 होता है तो वो राशि को डिपार्टमेंट जब्त करेगा। अभी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं। अभी हम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारा आ रहा है, विभाग का डैशबोर्ड बन रहा है, रैम्स को हम लेकर आ रहे हैं, ताकि हर सड़क के बारे में, उसकी सरफेस के बारे में, उसके खुरदुरेपन के बारे में एक जगह बैठकर ही जानकारी मिल सके। कब उस रोड का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता हो, ये भी एक जगह बैठकर पता हो। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे सुधार विभाग में आने वाले समय में आप देखने वाले हैं। एक और हेडलाइंस का मैं जिक्र करूंगा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बजट 2023-24 में सरकारी बंगलों के बारे में 120 करोड़ रिनोवेशन पर खर्च हुए थे, जबकि अगले ही बरस 2024-25 के लिए 250 करोड़ रुपए कर दिया गया और उस पर बहुत से सवाल उठे, बहुत उंगलियां उठी। नहीं, देखिए, बजट तय होना और खर्च होने में फ़र्क है। दूसरा, ये जो बंगले जिनके बारे में बार बार बातें आती हैं, बहुत बार मुझे लगता है कि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि वो किस स्थिति में, ये बहुत पुराने बने हुए बंगले हैं, इनमें सीलन होती है, इनमें दीवारों का गिरने का खतरा होता है, बहुत बार सीलिंग नीचे आकर गिरती हैं, फॉल सीलिंग है, या दीवारों में नमी के कारण दीमक आती है, मॉइस्चर के कारण उसकी लेयर नीचे गिरती है। तो स्वाभाविक है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये अवधि आमतौर पर 5 साल में एक बार आती है, तब जब वो चुनाव के बाद में प्रक्रिया शुरू होती है, बंगले नए लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, तो उस समय पर इसकी ये प्रक्रिया होती है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो बजट स्वीकृत किया जा रहा है उतने पूरे का ही काम हो। आमतौर पर बजट स्वीकृत होता है, लेकिन उसमें जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसमें खर्च होता है। एक बार फिर मैं वापस महाकौशल की तरफ आपको लिए चलूँगा। महाकौशल के बारे में एक तो राजनीतिक पहलू है उसका, हमेशा के राजनीतिक तौर के ऊपर उसको बहुत उपेक्षित रखा गया, पर थोड़ी सी उस पर चर्चा मैं नहीं करूँगा।
एक विषय है, प्रदेश के मंत्री के नाते आपके भी ध्यान में होगा, मध्य प्रदेश का इंदौर स्वच्छता में अव्वल आता है, आदत बना ली है इंदौरियंस ने। अभी हमने महापौर्स के भी सेशन किए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि उसमें हम जबलपुर को भी सुन पाएँ, वो हो नहीं पाया। लेकिन जबलपुर के बारे में जबलपुर के लोग ही कहते हैं कि ये स्वच्छता में अव्वल कब आएगा, हालांकि आधा हिस्सा उनके हाथ में है, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा? महाकौशल में जैसे आपने विलेज का, विलेज में भी स्वच्छता तो हो ही सकती है। देखिए, बहुत बार जबलपुर की स्वच्छता भी विषय, जबलपुर का दर्द थोड़ा अलग है। एक ज़माने में जब CPN बरार हुआ करता था, तब जबलपुर और नागपुर ये दो बराबरी के शहर थे। भोपाल शायद तहसील भी नहीं था, इंदौर भी तुलना में उतना बड़ा शहर नहीं था। जब राजधानी बनने की बात आई तो जबलपुर को राजधानी बनना था, लेकिन फिर कुछ कारणों से भोपाल राजधानी बना। जबलपुर की जनता ने उसको कुछ ज़्यादा ही गहराई से ले लिया, और बीच में हालत ये थी कि जबलपुर का कोई रिक्शा चलाने वाला भी होगा, आप उससे बैठकर आधे घंटे चर्चा करेंगे तो आधे घंटे के बाद वो ये कहता था कि हमारे साथ भेदभाव हो गया। क्या हो गया उसको भले ही ना मालूम है, लेकिन उसको कोट जरूर करता था। और इसीलिए जबलपुर में जब आप 1 से लेके 10 तक कोई काम करते हैं तो आपको नंबर 1 या 2 मिलते हैं। वो इतनी गहराई से भेदभाव बैठा हुआ है कि आमतौर पर कई बार बहुत हास्यास्पद स्थितियों का भी सामना आपको करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अभी मुंबई से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो जाए और अखबार में वो खबर छप जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे कई कमेंट मिल जाएंगे कि जबलपुर का कोई धनी धोरी नहीं है, जबलपुर से कब लंदन की फ्लाइट चालू होगी, जबलपुर से कब पुणे की फ्लाइट चालू होगी, जबलपुर से कब बेंगलोर की फ्लाइट चालू होगी। ये दर्द भी है, ये अपेक्षा भी है, और ये व्यंग्य भी है। तो इन तीनों में अंतर करना, जबलपुर की व्यवहारिक ताकत को समझते हुए उसके अनुसार उन अपेक्षाओं की पूर्ति करना, ये अपने आप में एक चुनौती है। और इस चुनौती से पिछले 20 सालों में जूझते जूझते हम जहां आकर आज खड़े हैं, वहां हम ये मानते हैं कि जबलपुर तेजी से महानगर बनने की ओर अग्रसर हो चुका है, बल्कि बन चुका है। जिन कामों का जिक्र मैंने अभी किया था वो तो अभी इंदौर और भोपाल में भी नहीं है, जो जबलपुर में है। तो उस दृष्टि से हुआ है, लेकिन अभी हमें और बेहतर करने की गुंजाइश है। विकास एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और चलना चाहिए। एक बड़ा जिक्र मंत्री जी, अभी चूँकि आप पार्टी भी चला चुके हैं और बहुत लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, और प्रदेश में भी अभी आप बड़ा सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट चला रहे हैं। एक बार ये कहा जा रहा है कि जब से ये सरकारें बनी हैं भारतीय जनता पार्टी की, तब से फ्री बीज का बड़ा प्रेशर है और इसके लिए विकास के लिए पैसा नहीं उपलब्ध नहीं है, मिल नहीं पाता। आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, आपका डिपार्टमेंट ही है डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, PWD। क्या सच बात है इसमें? सच्चाई है तो खुलकर स्वीकार करें, वरना ये मिथ्या है तो ये आरोप बार बार क्यों लगता है कि फ्री बीज का असर है, लाडली बहनों के ऊपर एक खर्च का आंकड़ा है, मैं आप चाहें तो मैं पढ़ दूंगा, कुल बजट इतना, कर्ज इतना, उनके ऊपर इतना खर्च हो रहा है, आवास के ऊपर इतना देना पड़ रहा है। देखिए, आरोप लगाने वाले कौन है? जो सत्ता में नहीं है, आरोप उनकी तरफ से आते हैं। यहाँ जिन योजनाओं का वो जिक्र करते हैं, जिन योजनाओं के कारण सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, दूसरे राज्यों में उन्हीं योजनाओं के बारे में वो घोषणा करते हैं, बढ़ चढ़ के घोषणा करते हैं कि हम सरकार में आए तो हम ये करेंगे। लेकिन असफलता हाथ आती है तो फिर स्वाभाविक है कि अंगूर खट्टे वाली बात सामने आती ही है। देखिए, जो भी योजनाएं हैं वो जनहित, गरीब हित और जन कल्याण की योजनाएं हैं। यदि किसी भी योजना के माध्यम से किसी गरीब के पास या माताओं बहनों के पास पैसा पहुंच रहा है, अगर किसी के पास में वो 1500 रुपये पहुंचा किसी गरीब महिला के पास, तो वो पैसा कहाँ खर्च होगा? वो आखिरकार घूम फिरकर तो जो राशि का प्रवाह है उसी में शामिल होगा, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के या प्रदेश के बजट को, उसके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाला ही सिद्ध होने वाला है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि वो पैसा फालतू है। यदि हमें प्रधानमंत्री आवास के पक्के मकान बनाकर देना है, तो आप कल्पना करिए, जो लोग झोपड़ों में रहा करते थे, जिनके जीवन का कोई स्तर ही नहीं था, किन परिस्थितियों में रहते थे, बारिश में पानी, गर्मी में गर्मी, ठंड में ठंड, जो उसको झेलते थे, आज उनके सर पर अगर पक्की छत आई है
तो यही तो समृद्धि की निशानी है, यही तो विकास की निशानी है। और अगर इसको लेकर कटघरे में खड़ा किया जाए कि पक्के मकान गरीबों को दिए जा रहे हैं, तो हमें तो इस पर गर्व है कि हम गरीब को पक्के मकान बना कर दे रहे हैं। विषय वो तो अपनी जगह है ही, आरोप अपनी जगह, उसका जवाब। मेरा सवाल ये था कि क्या इससे वास्तव में विकास के लिए राशि कोई कम पड़ रही है? मैंने क्योंकि आपसे आपका कहा, डिपार्टमेंट पूरा विकास से जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे कहा, क्या पूरे प्रदेश के सारे बजट को आप सड़कों में ही लगा देंगे? क्या पूरे प्रदेश के सारे बजट को आप केवल नाले नालियों में ही लगा देंगे? अगर बहुत अच्छी सड़कें हो गई, बहुत अच्छे नाले नालियां बन गए, कवर्ड हो गए, लेकिन लोगों के पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है, लोगों के पास पहनने, गरीब के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो इस विकास को आप किस रूप में देखेंगे? ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है। एक अच्छे लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि विकास तो हो, लेकिन उस विकास का उपभोग करने वाले लोग उस विकास को महसूस कर सकें, यानी उनका पेट भरा हुआ हो, उनके शरीर पर कपड़े हो, तभी तो उस विकास को वो महसूस करेंगे। और इसीलिए इस तालमेल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं। नहीं, वो कहते हैं वोट तंत्र को चलाने के लिए जरूरी चीजों को चलाने में सरकार वोट तंत्र की बात वो करते हैं जिन्होंने वोट बैंक बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक नहीं बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब की गरीबी को दूर करने का प्रयास किया है, अशिक्षित को शिक्षित करने का प्रयास किया है, रोगी को अच्छा स्वास्थ्य मिले इसका प्रयास किया है। और इसके लिए पैसा खर्च करना, मैं ये मानता हूं कि विकास की प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा है। जैसे आपने कहा कि आज की तारीख में आप अपने डिपार्टमेंट में कह रहे हैं, वैसे ही एक और बात चर्चा बहुत ज़्यादा चली है कि राजनीति और राजनीति का उद्देश्य सीनियर लीडर्स से और आज की जनरेशन के जो नए बच्चे हैं जिनको हम राजनीति में आने के लिए प्रधानमंत्री जी भी मोटिवेट कर रहे हैं, इसे एक ये थोड़ा सा अलग हट के सवाल है डिपार्टमेंट से या उससे, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, इसे करियर के तौर पर लिया जाए या इसे आप सेवा माने? क्योंकि पहले आप सेवा की बात लगातार करते थे, बहुतों का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन अब लोग इसे करियर के तौर पर लेते हैं, ये मानकर चलते हैं। किन किन नामों से बुलाते हैं, उनको आप क्या बोलोगे यंगस्टर्स को? बहुत से यंगस्टर बैठे हुए हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। चुनावी राजनीति का भी करियर नहीं हो सकती। राजनीति के मायने क्या? आप किस तरह की राजनीति में आना चाहते हैं? आप अपना पूरा जीवन एक कार्यकर्ता के रूप में देना चाहते हैं, इसको करियर बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है, लेकिन चुनाव आपके हाथ में नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में एक से बढ़कर एक अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इसकी एक को पार्षद की टिकट होती है। हजारों की संख्या में एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता होते हैं, किसी एक को विधानसभा की टिकट होती है। ऐसे ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होते हैं, एक से बढ़कर एक, किसी एक को लोकसभा की टिकट होती है, और इस बात की गारंटी है कि दूसरी बार वो वही रहेगा। कैसे इसको करियर बना सकते हो आप? मैं खुद के बारे में बात करूं तो मुझे तो डॉक्टर बनना था, डॉक्टर नहीं बन के मैं छात्र राजनीति के में आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे चुनाव लड़ना है। पार्टी ने इस योग्य माना, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, फिर मुझे टिकट दिया, तो उसके बाद मैं सांसद बन गया। तो ये सोची समझी प्रक्रिया के तहत कम से कम मैं ऐसा मानता हूं कि नहीं हो सकता। एक बात तो बड़ी सुखद लग रही है, देश के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं गडकरी साहब, वो बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि विकास के लिए मैं कोई पार्टी या किस पार्टी की सरकार ये नहीं देखता, मैं अपनी तरफ से बजट देने में आप प्रस्ताव रखिए, हमारा साथ दीजिए, हम उसमें जुड़ते हैं। और अब ये मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री को सुनकर बड़ा सुखद लग रहा है कानों को कि आपने भी अभी पिछले दिनों कहा है कि मैं वर्ल्ड क्लास रोड्स दूंगा, जो यहाँ आए उसको भूल ना पाए। अभी एक समिट और चल भी रही, इन्वेस्टर समिट एक चल रही, उसके लिए अभी आप कह रहे थे कि हम सारी चीज़ें तो रोड में नहीं लगा सकते, लेकिन आपके पास एक रोड मैप तो होगा, हर साल के लिए एक लक्ष्य तो होगा। एक साल का लक्ष्य पूरा कर पाए क्या? अभी एक साल की बात है, और अगले 4 वर्ष के लिए क्या है? देखिए, आप लक्ष्य किसको कहते हैं? आप क्या मानते हैं लक्ष्य? मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में आप किसी एक शहर को ले लीजिए, ग्राम पंचायत को ले लीजिए, जो एक कच्ची सड़क है उसको पक्की बनाना है, जो पक्की है उसको 2 लेन बनाना है, जो 2 लेन है उसको 4 लेन बनाना है,
जो 4 लेन है उसको 6 लेन बनाना है। आप लक्ष्य में क्या मानते हैं? हमारा पहला लक्ष्य ये है कि प्रदेश में कहीं पर भी कच्ची सड़कें ना हो, वो सड़कें पक्की सड़कों में बदलें और आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक के अनुसार वो 2 लेन 4 लेन 6 लेन इसमें बदलती जाएं। हम तो उसके आगे का सोचते हैं, हम तो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। क्या हमें एक्सप्रेसवे चाहिए? लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो एक बार में एक साथ में नहीं हो सकता। लेकिन जब हम एक्सप्रेसवे तक पहुंच जाएंगे तो शायद तकनीक उसके आगे फिर हमें कहीं और ले जाने के लिए तैयार करेगी। तो ये एक प्रक्रिया है विकास की। और जहां तक लक्ष्य की बात है, लक्ष्य आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर अपना लक्ष्य आप निर्धारित करते हो और उस लक्ष्य की पूर्ति तक आप पहुंचने का प्रयास करते हो। तो मुझे खुशी है कहते हुए मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं। एक और प्रश्न के लगातार केंद्र में कुछ नेताओं के जाने की चर्चा चलती रही और ख़ास तौर पर जब आपको जबलपुर से महाकौशल से इतना प्यार मिला, इतना लोगों का साथ मिला, एक नहीं 4-4 बार आपने वहाँ पर देश की सबसे बड़ी जो संसद है उसमें आपने रिप्रेजेंट किया। अब प्रदेश की राजनीति में इस डिपार्टमेंट को संभालना, ये कैलाश जी के लिए भी ये सवाल था या आपके लिए भी सवाल था कि ऐसा माना जा रहा है कि इसे क्या माना जाए, क्योंकि राजनीति में भी माना जाता है कि एक प्रमोशन होता है, कद बढ़ता है, पद बढ़ता है, कद बढ़ता है, उससे लोग आंकते हैं। एक जनरल ये परसेप्शन है या एक धारणा है? तो बीजेपी इस धारणा को एकदम तोड़ रही है या सीनियर्स के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर है परफॉर्मेंस का, यंग लोगों के हाथों में बड़ी चीज़ें हैं, ऐसा ये सारे परसेप्शन है, आप जानते हैं। देखिए, आपने मुझे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में बुलाया है जो विधायक है और जो मंत्री है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्री है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ये हमारी जिम्मेदारी है, कुछ मिलना ये हमारा अधिकार नहीं है। कार्यकर्ता होने के नाते कार्यकर्ता की भूमिका में हमें हमेशा रहना चाहिए। कार्यकर्ता की भूमिका ये है कि नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी, हमें उसको पूरा करना है। अब ये नेतृत्व का काम है कि वो हमारे लिए किस भूमिका का निर्धारण करता है। भारतीय जनता पार्टी ने, मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया, जिलाध्यक्ष से लोकसभा का सांसद बनाया, फिर सांसद बनाया, प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया, प्रदेश में महामंत्री बनाया, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर मुझे लोकसभा में चीफ व्हिप बनाया, मुझे महाराष्ट्र का सह प्रभारी बनाया। फिर उसके बाद पार्टी को ये लगा कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो पार्टी ने मुझे ये निर्देशित किया कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। सीट का निर्धारण भी पार्टी ने किया। उसके बाद पार्टी ने तय किया कि मुझे मंत्री बनना है, विभाग की जिम्मेदारी भी पार्टी ने तय की। तो हम एक कार्यकर्ता के नाते हमारी भूमिका ये होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यापक रूप से सोचकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली पार्टी है जहां सबसे पहले भारत माता है, बाद में पार्टी के रूप में पार्टी को भी उसी दर्जे के आसपास माना गया है, लेकिन पहले देश है, भारत माँ है। ठीक है। और उस दृष्टि से पार्टी जिस कार्यकर्ता का जहां उपयोग करना चाहती है वो करती है। और एक